टनकपुर गांव में बादल नाम का एक बैल अपनी पत्नी सनो और बेटे झुनकू के साथ रहता था। टनकपुर गांव दो द्वीपों के बीच बसा हुआ था, इसीलिए वहां आने जाने वाले सभी लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था। बादल भी कई सालों से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया करता था। वो लोगों को गांव के अंदर और बाहर छोड़ने का काम करता है। एक दिन बादल को घर आने में देरी हो गई, जिस पर सनो उससे पूछती है, आप तो हर शाम सूर्यास्त होने से पहले घर आ जाते थे जी, फिर आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? आज कुछ लोग नाव में बैठे थे, लेकिन दूसरे किनारे उतरने पर वो अपना बैग नाव में ही भूल गए, इसलिए कुछ देर वहीं खड़ा रहा, ये सोचकर कि शायद वो अपना बैग वापस लेने आए। तो फिर वो लोग आए क्या जी? हाँ सनो, उस बैग में बहुत सारी जरूरी दवाइयां थी। अगर मैं वहां उनका इंतजार नहीं करता तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। इसलिए इनाम के तौर पर उन्होंने बहुत सारी सब्जियां और झुनकू के लिए कुछ चॉकलेट और बिस्किट दिए हैं। सच में पिताजी, जल्दी दो, चॉकलेट्स तो मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे लिए चॉकलेट्स आए, बिस्कुट आए। ये लो बेटा, और सनो तुम ये सब्जियां अंदर रख दो, सुबह के खाने में काम आएंगी। ये सब तो ठीक है जी, पर आप समय पर घर आ जाए कीजिए, नहीं तो मुझे बहुत घबराहट होती है। तुम बेवजह चिंता करती हो मेरी। अच्छा ठीक है बाबा, कल से जल्दी आ जाया करूंगा। बादल दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहता था और उसकी इसी आदत से सनो हमेशा चिंता में रहती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और फिर एक दिन गिरजा नाम का बैल बादल को कुछ सामान देते हुए कहता है, बादल, नदी के दूसरी ओर मेरी बहन रहती है। कुछ दिनों में उसकी बेटी की शादी है। तुम्हें ये बैग उस तक पहुंचाना है। इसमें बहुत कीमती सामान है। इस गांव में वैसे तो और भी बहुत सारे नौका चालक हैं, लेकिन तुम एक अकेले हो जिस पर मैं आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूँ। मैंने उसको खबर कर दी है, वो बैग मिलते ही मुझे इत्तला कर देगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो जनाब, आपका काम हो जाएगा। दोपहर होने तक आपका सामान आपकी बहन तक पहुंच जाएगा और फिर मैं भी समय पर घर चला जाऊंगा। आज मैंने अपनी पत्नी सनो को घर जल्दी आने का वादा जो किया है। इसके बाद बादल उस कीमती सामान के साथ नदी के उस पार जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी कुछ लुटेरे उनकी बातें सुन लेते हैं और वो बादल का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन इस खतरे से अनजान बादल लगातार अपनी नाव चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नाव घने जंगल के बीच से गुजरती है, तभी वो लुटेरे उसे घेर लेते हैं। तुम वहीं पर ठहर जाओ। अगर अपने घर आज जिंदा जाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। अभी मौका दे रहा हूँ वापस लौटने का। अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी लाश ही घर जाएगी। लेकिन तुम लोग हो कौन भाई, और मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। जानकर करेगा भी क्या? अब बातें बंद कर और चुपचाप अपनी नाव और ये बैग छोड़कर निकल जा यहाँ से। और अगर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन बादल ना तो उनकी धमकियों से डरता है और ना ही उन लोगों से, और उनकी बातों को अनसुना करते हुए आगे की ओर निकल पड़ता है और जितनी तेजी से अपनी नाव चला सकता था चलाने की कोशिश करता है। पर बेचारा बादल करता भी क्या, वो अकेला था और लुटेरे बहुत सारे। धीरे धीरे सारे लुटेरे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर सनो दोपहर से बादल की राह देख रही होती है, लेकिन अब तो अंधेरा होने वाला है, पर बादल अभी तक घर नहीं लौटा था। तभी गिरजा बैल उसके घर आता है। बादल, बादल। लेकिन वो तो अभी तक नहीं आए जी। आज तो दोपहर को घर आने वाले थे, लेकिन अब तो रात होने को है और अभी तक आए नहीं। उनका काम खत्म होने में और कितना समय लगेगा? मैं भी इसी दुविधा में हूँ सनो जी कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। मुझे बादल पर पूरा भरोसा है। अभी तो अंधेरा होने वाला है, लेकिन सुबह होते ही मैं खुद उसको ढूंढने जाऊंगा। इतना कहते ही गिरजा बैल वहां से चला जाता है, लेकिन सनो का मन बेचैन हो रहा था और वो सुबह तक के इंतजार में ना बैठकर अपने बेटे झुनकू के साथ बादल को ढूंढने निकल पड़ती है, जहां से बादल अपनी नाव चलाना शुरू करता है। सनो उसी किनारे उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है। जब वो और झुनकू वहां पहुंचते हैं तो वहां बादल की नाव पर उसकी लाश पड़ी हुई थी, जिस पर चोट के काफी गहरे निशान थे। बादल की लाश को देखकर सनो फूट फूट कर रोने लगती है। ये क्या हो गया आपके साथ जी? किसने किया ये सब? ये तूने क्या कर दिया भगवान? अब मैं और मेरा बच्चा किसके सहारे जिएंगे?
इसके बाद माँ बेटे रोते हुए बादल की लाश को बाहर निकालते हैं और बड़ी मुश्किल से दोनों धीरे धीरे उसकी लाश को घर तक लेकर आते हैं। अगले दिन सुबह होते ही गिरजा बैल तक इस बात की खबर पहुंच जाती है और वो भागते भागते बादल के घर आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया बादल के साथ? ये जरूर उन्हीं समुद्री लुटेरों का काम होगा। मैंने तो उनके बारे में पहले से सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सचमुच इतने वहशी दरिंदे हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बादल को वहां जाने ही नहीं देता, और फिर आज तुम और झनकू अकेले नहीं पड़ते। सनो, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई जो मैंने बादल को वहां भेजा। आज मेरी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब मैं बादल को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो उठा सकता हूँ। अब से तुम दोनों के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी मेरी। ये सुनते ही सनो और झुनकू जोर जोर से रोने लगते हैं और उसके बाद गिरजा बैलों के साथ मिलकर बादल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उर्मिला माधोपुर गांव में रहती थी। उसके पास पारो नाम की एक पालतू गाय थी। पारो उर्मिला के साथ पिछले कई सालों से है। पति के देहांत के बाद इसी गाय के सहारे उर्मिला ने अपने परिवार को चलाया। उसकी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव के सभी लोग उर्मिला से ही दूध लेते थे। उर्मिला का बेटा शहर में पढ़ता था। वहीं उसे पूनम नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी माँ को बिना बताए पूनम से मंदिर में शादी कर ली। आज वो गांव वापस आने वाला था। उर्मिला बहन, 2 किलो कर देना दूध। 1.5 किलो मुझे भी देना। क्या बात है उर्मिला बहन, आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। बात ही खुशी की है सरोज बहन। आज मेरा बेटा गांव वापस आ रहा है। बस जल्दी जल्दी काम निपटा कर उसी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। पता नहीं शहर में उसे क्या खाने को मिलता होगा और क्या नहीं। अच्छा, तो ये बात है। चलो, बहुत बढ़िया हुआ। कब से बेटे के बिना अकेले रहते रहते तुम उदास हो गई हो। अब वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ काम में भी मदद कर देगा। हाँ, वो तो है। अरे, आ रही हूँ पारो। तू क्यों आवाज लगा रही है? मैं जानती हूँ तू भी सूरज का नाम सुनकर बहुत खुश हो रही है। रुक, मैं अभी तुझे चारा डालती हूँ, फिर तो सूरज ही तुझे खिलाएगा। उर्मिला की गाय पारो अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी सूरज के आने की खुशी मना रही हो। शाम के समय सूरज आ जाता है, पर अपने बेटे के साथ बहू को देखकर उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। माँ, तुम नाराज मत हो। सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पूनम के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि हम ये शादी जल्दी से जल्दी कर लें, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाया। पर अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप चिंता मत करो। और माँ, पूनम बहुत अच्छे स्वभाव की पढ़ी लिखी लड़की है। आप एक दूसरे को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखती हूँ वो मुझे कितना समझती है। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत फर्क है बेटा। उर्मिला की तरह पूनम घर के कामकाज नहीं कर पाती थी। उसे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। सूरज, तुमने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है? मुझसे ये घर के काम नहीं होते। हमें शहर वापस चलना चाहिए। उस गाय का गोबर साफ करो, उसे चारा डालो, उसे नहलाओ, घर की लीपा पोती करो। ये सब करके तो बदबू के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी माँ को माँ जी का नाटक करते हुए लहसुन प्याज ही काटती रह जाओ। कैसी बातें कर रही हो पूनम? यहाँ पर सारा कामकाज बना हुआ है। मैं तो यहाँ पर बढ़िया सी डेयरी खोलने की सोच रहा हूँ। दूध, घी, पनीर, दही और कुछ खास मिठाइयों की बहुत ही बढ़िया डेयरी खुल जाएगी। हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। शहर में घर का किराया, खर्चा पानी कितना ज्यादा है। वहां पर मुझे काम सेट करने में ही सालों गुजर जाएंगे। और जहां पर मेरा अपना खुद का घर का काम है, हम शहर में क्या करेंगे? तुम्हें पता भी है, हमारी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर है। सोचो हम कितना कमा लेंगे। और फिर हमारे यहाँ रहने से माँ को भी सहारा रहेगा। वो बेचारी अकेले काम नहीं संभाल पाती है। अच्छा, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर बाजार होकर आता हूँ। कह तो सूरज ठीक ही रहे हैं। शहर में काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। यहाँ पर तो अपना मकान, अपना काम है और फिर हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। कुछ सालों में अच्छे पैसे कमा लिए तो बाद में शहर जाकर बस जाएंगे। पर मुझे किसी भी तरह से सासू माँ से अलग होना है ताकि उस गाय पर मेरा कब्जा हो जाए। पता नहीं, माँ जी तो बहुत चालाक है, कितने पैसे अपने अंदर करके बैठी होंगी। पूनम को पता था कि सूरज गांव में ही काम बढ़ाने वाला है, इसलिए वो अलग होने के रास्ते ढूंढने लगी। सूरज, सुबह से काम कर करके मैं थक गई हूँ।
मेरे आने के बाद माँ जी ने घर के सारे काम मेरे ही जिम्मे डाल दिए हैं। गाय को नहलाना, धुलाना, गोबर साफ करना, चारा डालना, सारी देखभाल तो मैं करती हूँ। और दूध बेचने के टाइम पर माँ जी गल्ला लेकर तखत पर खुद बैठ जाती हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो फिर मैं अलग ही रहूंगी। मुझे माँ जी के साथ नहीं रहना। और हाँ, उस गाय पर मेरा हक है। मुझे तो बस बंटवारा चाहिए, गाय का बंटवारा। पूनम इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी कि उसकी बात उर्मिला के साथ साथ पड़ोसियों ने भी सुन ली और सब वहाँ आ गए। बहू, बंटवारा? वो भी मेरी पारो का? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम जानती ही क्या हो पारो के बारे में? उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है, उसकी देखभाल की है। तुम मेरी पारो को एक दिन भी रख कर तो दिखाओ, वो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, इस गाय की देखभाल मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। पर एक शर्त है, आप बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं जैसी मर्जी गाय की देखभाल करूं, आप उससे दूर रहोगी। सूरज, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। माँ, अगर पूनम चाहती है तो आप उसे गाय दे क्यों नहीं देती? उसे एक बार कोशिश करने तो दो। कहीं ऐसा ना हो आप दोनों के झगड़े में मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। सूरज बेटा, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर खराब हो। अगर बहू की यही इच्छा है तो आज से मैं अपनी पारो बहू के हवाले करती हूँ। उर्मिला बहन, इतने सालों से हम देख रहे हैं पारो को तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है। कहीं ऐसा ना हो बंटवारे के चक्कर में एक निर्दोष जानवर परेशान हो जाए। सब गांव वाले भी क्या समझाते। पूनम तो बंटवारे की जिद पर अड़ गई थी और ऐसा ही हुआ। गाय अब पूरी तरह से पूनम के हवाले थी। सूरज गांव में डेयरी खोलने की व्यवस्था के काम से शहर चला जाता है। पूनम तो आलसी थी, उसने गाय के प्रति लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया। वो सुबह उठकर ना तो गाय का गोबर साफ करती थी, न उसे नहलाती धुलाती थी और न ही उसे समय पर चारा देती थी। इसी कारण गाय के आसपास बदबू फैलने लगी और मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े आने लगे। गाय को समय पर चारा नहीं मिलता था, वो कमजोर हो गई। पूनम सारा दिन सोती रहती और खाती पीती रहती। गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। एक दिन गाय बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर पूनम घबरा गई। सूरज उसी समय शहर से आया और वो भी घबरा गया। उसने उर्मिला को आवाज लगाई। उर्मिला दौड़ती हुई अपनी पारो के पास आई और बिलख बिलख कर रोने लगती है। पारो, पारो उठ, देख देख, मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ। पूनम, पारो की देखभाल की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, फिर उसका ये हाल कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो सूरज, गलती मेरी ही है। मेरे कारण पारो आज इस हालत में है। मैं सचमुच माँ जी की तरह पारो की देखभाल नहीं कर सकी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। उर्मिला दौड़कर चारे के पास जाती है और चारे को उठाकर पारो के आगे रखती है। पारो को उर्मिला के स्पर्श का एहसास होता है, वो थोड़ा सा हिलती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। उर्मिला अपने हाथों से पारो को चारा खिलाती है। पारो खुशी खुशी ढेर सारा चारा खा लेती है, मानो वो कब से उर्मिला के हाथों से ही चारा खाना चाह रही थी। पूनम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उर्मिला से माफी मांगती है। कुछ दिनों में पारो फिर से ठीक हो जाती है। अब सूरज ने भी गांव में एक बड़ी डेयरी खोल ली थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू मिलकर पारो की देखभाल करने लगती है। पारो भी अब बहुत खुश थी। Thanks for watching.